हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रीड एंड राइट। प्यारे विद्यार्थियों, रीड एंड राइट पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स क्लास 12th की। यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जिस चीज़ की आप उम्मीद कर रहे हैं वो सारा और उससे भी ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो आज स्टार्ट करते हैं आपका इलेक्ट्रिसिटी में, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होता है, तो विद्युत, स्थिर विद्युत जो होता है, इसमें हम सबसे पहला पॉइंट लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, अब देखो इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर हम बात करें तो छोटी छोटी चीज़ें पहले एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, आप बचपन में अभी भी उतने जो है बड़े नहीं हो गए, तो आप क्या करते, जैसे पेन वगैरह है देखा होगा, आप रगड़ते हैं फिर ऐसे घुमाते रहते, जैसे हमने मार्कर पे ऐसे रगड़ा फिर ऐसे घुमा रहे, तो जो सरफेस होता है यहाँ से छोटे छोटे कण इस पर क्या होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं इसकी ओर, यानी आकर्षित हो जाते हैं इसमें, है ना, चिपक जाते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स में भी होता है। आपने देखा होगा जब आप यात्रा कर रहे होते हैं ट्रेन से या बस से या किसी चीज़ से, तो आप जब भी हाथ रखते तो आपने देखा उसमें थोड़ा सा आवाज़ होती है, हल्का फुल्का, है ना, ऐसे रगड़ते हैं तो थोड़ा सा जो है घर्षण होता है ना, तो वहाँ पे एक चार्ज उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? चार्ज उत्पन्न हो जाता है। वैसे सारी वस्तुएं होती, वस्तुओं को जब हम आपस में रगड़ते हैं तो उनमें भी क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। वे वस्तुएं क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती हैं। ठीक, वस्तुएं क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों का पता लगाने के लिए एक थेल्स नामक वैज्ञानिक थे, है ना, साइंटिस्ट थे। कौन थे? थेल्स। ये कहाँ के थे? तो ये ग्रीस के वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक अंबर नामक पदार्थ लिया, उसको रगड़ा, अंबर नामक पदार्थ लिया, उसको रगड़ा, फिर ऐसे उन्होंने जब ऐसे दिखाया तो देखा वहाँ पर कि उसमें छोटे छोटे कण उस पर क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, उस पर चिपक जा रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं उसकी ओर। तो उन्हें इस चीज़ का आभास हुआ कि इसमें कोई ऐसा गुण है जो इन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अब वो क्या है, तो इसका पता लगाने के लिए फिर उन्होंने क्या किया, थोड़े दिन बाद उन्होंने अंबर नामक पदार्थ लिया, है ना, और आबनूस की छड़ ली, इसी प्रकार बिल्ली की खाल लिया, है ना, एबोनाइट की छड़ ली और वूल लिया। ऐसी कई सारी चीज़ें उन्होंने सब पे उपयोग किया धीरे धीरे। तो उन्होंने देखा कि कुछ चीज़ों में क्या रहा है, अट्रैक्ट कर रही हैं, कुछ चीज़ें रिपल्स कर रही हैं। तो यहाँ पर उनको दो चीज़ें पता लगी। क्या लगी कि उन्होंने ये चीज़ तो देखा कि ये आकर्षण और प्रतिकर्षण का दो प्रकार का गुण है, और ये क्या है, आवेश है। इसका नाम दे दिया उन्होंने, क्या, आवेश नाम दे दिया। अब यहाँ पर उन्होंने देखा कि जो है आवेश आपका दो टाइप का, उन्होंने आवेश को कितने टाइप में बांट दिया, दो टाइप में बांट दिया। एक बांट दिया उन्होंने माइनस और एक बांट दिया प्लस। माइनस को उन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया और प्लस को दे दिया प्रोटॉन। ठीक, अब कैसे समझो चीज़ें। उन्होंने क्या किया, पहले एक अपने एक्सपेरिमेंट में लिया, एबोनाइट की छड़ ली। क्या लिया? एबोनाइट की छड़ लिया, है ना, एबोनाइट की छड़ लिया, और एबोनाइट की छड़ को जो है ऊन से रगड़ा। किससे? ऊन से रगड़ा। जब एबोनाइट की छड़ को उन्होंने ऊन से रगड़ा, है ना, तो इसमें क्या किया, उन्होंने इसको देखा, जब इससे रगड़ा तो उन्होंने ये चीज़ देखा कि जो एबोनाइट की छड़ है इस पे आपको ऋणात्मक चार्ज मिल गया, यानी माइनस मिल गया। क्या मिल गया? इस पे ऋणात्मक चार्ज मिला। और इसमें क्या हो गया, ये धनात्मक हो गया, यानी कि इसमें धनात्मक चार्ज मिल गया। इसी प्रकार इन्होंने और कई सारे पदार्थ लिए, जिसमें से आपका क्या है, एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं। कांच आपने पढ़ा होगा बुक्स में, अगर नहीं पढ़ा तो भी पढ़ेंगे बाद में। तो जैसे हम कांच ले लें तो कांच को किससे रगड़ दें हम? रेशम के साथ। कांच को अगर हम किससे रगड़ दें? रेशम से। तो उन्होंने कहा जब कांच को हम रेशम से रगड़ते हैं तो जो कांच की छड़ होती है उस पर क्या जाता है, कांच की छड़ पे आपका आ जाता है ऋणात्मक चार्ज, यानी कि माइनस चार्ज, और जो रेशम की छड़ होती है उस पर आ जाता है धनात्मक चार्ज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो जब भी हम किसी छड़ को किसी भी वस्तु से रगड़ेंगे, है ना, या फिर जैसे कहते हैं वून या फिर रेशम, इन चीज़ों से, तो जो छड़ होती है हमारी, वो छड़ क्या हो जाती है, हमारी ऋणात्मक हो जाती है, और जो दूसरा पदार्थ होता है जिससे रगड़ते वो धनात्मक हो जाता है। ठीक है, तो ये थी इसकी हिस्ट्री। तो आपको इसमें मेन चीज़ याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि जब भी हम एबोनाइट छड़ को ऊन से रगड़ेंगे तो हमारी जो एबोनाइट होती है वो क्या हो जाती है, छड़ होती है वो ऋणात्मक हो जाती है, जबकि ऊन हमारी धनात्मक हो जाती है। और जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच जो होता है वो ऋणात्मक हो जाता है और रेशम होता है धनात्मक हो जाता है। आपने देखा होगा कि जैसे
जब वायुयान वगैरह उतरते हैं ना, ऐसे जब जब वहाँ पे एयरपोर्ट वगैरह में, तो वहाँ पे जो वायुयान के पहिए होते हैं उनमें भी यही हो जाता है, चार्ज उत्पन्न हो जाता है। तो उसमें कुछ ऐसा पदार्थ उपयोग किया जाता है ताकि उस पर कोई प्रभाव ना पड़े, है ना। तो कोई भी चीज़ होती है जब टच करते तो वहाँ पर चार्ज उत्पन्न हो जाते हैं। आपने बिल्कुल ही सही सुना है, ठीक है। क्या होता है जब कोई भी दो चीज़ें घर्षण करती हैं, रगड़ती हैं एक दूसरे से, तो वहाँ पे चार्ज उत्पन्न हो जाते हैं। तो यही आपका चार्ज है। अब बात करते हैं जो चार्ज है इसको आवेश। अब यहाँ पर दो प्रकार का आवेश हमने आपको बता दिया, कितना बता दिया, दो प्रकार का। तो इसको आवेश को डिनोट किससे करते हैं भाई, क्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, चार्ज को क्यू से। अब हमने आवेश को आपको बता दिया कि ये दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव चार्ज होता है। इसको दे दिया प्लस ही, इसको दे दिया माइनस ही। अब ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, ओके। और ये हो गया आपका प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये प्रोटॉन हो गया। अब इन दोनों पे जो आपका परिमाण है समान है, क्या है, दोनों पे परिमाण की मात्रा क्या है, 1.6 × 10⁻19 होती है। आप इसको याद रख सकते हैं, आपको न्यूमेरिकल वगैरह में ज़रूरत पड़ेगी, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसे याद रखिए। ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव। ये सिर्फ इसकी डायरेक्शन को, इसकी प्रकृति को इसकी दिखाते हैं, बट इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है, इस पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब यहाँ पर हम देखें तो जो आवेश होता है इसको कितने टाइम में, दो टाइम में बांटा गया, पॉजिटिव निगेटिव। तो यहाँ पे ये बनता है कि ये, क्योंकि हमने देखा कि इसको क्या होता है, कभी रिपल्स करते हैं, कभी अट्रैक्ट करते हैं। लाइट चली गई, ओह, तो लाइट चली गई थी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। हाँ, तो यहाँ थे हम। तो यहाँ पर देखें तो 1.6 क्या होता है, ये इसका मैग्नीट्यूड होता है ना। कभी ये अट्रैक्ट करते, कभी रिपल्स करते, यानी कभी आकर्षण करते, कभी प्रतिकर्षण। अब ये कंडीशन कब होती है तो समझिएगा जरा, इधर ध्यान दीजिए। जब भी दोनों समान आवेश होंगे, यानी आपके चाहे तो निगेटिव हो जाए या फिर पॉजिटिव हो जाए, जब भी मान लो कि धन आवेश यानी कि प्लस प्लस हो जाए या फिर माइनस माइनस हो जाए, तो ये सदा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी यहाँ पर कौन सा इन पे गुण होता है, तो प्रतिकर्षण का गुण होता है, यानी रिपल्स करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, रिपल्स करते हैं। और अगर एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव, चाहे इधर हो या फिर इधर, पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव हो या फिर दूसरा पॉजिटिव पहला निगेटिव हो, यानी जब भी दो अपोजिट नेचर के होंगे तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षण करेंगे। क्या करेंगे, इनमें गुण कौन सा होगा, आकर्षण का गुण होगा, यानी अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका क्या, इनका जो नेचर होता है, कैसे ये वर्क करते हैं, ठीक है, ये हो जाता है। अगर आप इसकी डेफिनेशन भी आपको लिखने के लिए आ जाए, मान लो कि आपकी क्लास 12th में आ जाए डेफिनेशन इसकी लिखने को, क्योंकि आगे तो कभी आएगी नहीं, बट आगे आप जब भी कंपटीशन वगैरह एग्जाम देंगे, नीट जेई वगैरह, है ना, तो उस पर ऑप्शन रहते हैं ऐसे, तो उस पर ऑप्शन में कौन सी सही डिफिनेशन हो सकता है, कभी ये भी जरूरत पड़ जाए। तो इसकी जो डिफिनेशन होती है वो होती है, आप यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि जो चार्ज होता है इसमें एक ऐसा गुण होता है, इसमें एक क्वालिटी होती है, ठीक। वो क्वालिटी क्या होती है, जिसके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट है, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट जो होती है उसमें जो एक ऐसी क्वालिटी होती है जो आपका क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक, है ना, और मैग्नेटिक, दो प्रकार के इफेक्ट, दो प्रकार के इफेक्ट को उत्पन्न करती है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जो है वैद्युत आवेश आपका वह पदार्थ है, ठीक, क्या है, वैद्युत आवेश वह पदार्थ है, वैद्युत आवेश वह पदार्थ है या फिर इसका वह गुण है जिसके कारण वह चुंबकीय प्रभाव और वैद्युत प्रभाव को उत्पन्न करता है, ठीक। तो वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जो कि उस वस्तु में चुंबकीय प्रभाव या फिर वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है। तो ये हो जाता है आपका आवेश हो जाता है। अब अगर आवेश का फॉर्मूला देखा जाए क्या होता है, तो आवेश को हम कैसे कर सकते हैं, तो Q = होता है Ne। Q = क्या होता है, Ne होता है। Q = Ne होता है। यहाँ पर Q क्या है, आपका आवेश है ना, Q क्या है, आवेश है। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे लिखिए, Q = Ne, जहाँ पर N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन आप कह सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉनों की संख्या होती है। E क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है। तो ये हो जाता है इसका फॉर्मूला, ठीक, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। तो ये था चार्ज। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब पढ़ जाते हैं इससे आगे।
अगर आ जाए आपके एग्जाम मान लो लिखने के लिए क्लास 12 में, तो आप कैसे लिखेंगे? ठीक है, आप हिंदी में लिखें या फिर इंग्लिश में लिखें, आप इंग्लिश में थोड़ा बहुत कन्वर्ट कर लीजिएगा, है ना। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे कि विद्युत आवेश, क्या लिखेंगे? विद्युत आवेश, विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है, पदार्थ का वह गुण है, विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण, जिसके कारण वह, जिसके कारण वह विद्युत एवं चुंबकीय, विद्युत एवं प्रभाव उत्पन्न करता है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक, तो ये हो जाएगा उत्पन्न करता है, हो जाएगा वैद्युत आवेश। ठीक, आप इससे कह सकते हैं, इसे Q से प्रदर्शित करते हैं ना, इसे Q से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां से फॉर्मूला Q इज इक्वल टू हो जाता है NE, है ना। Q इज इक्वल टू हो जाता है NE, जहां पर यानी कि वेयर E is equal to 1.6 10 की पावर -19 कूलाम। ये हो जाता है आपका, इस प्रकार से आप वहां पर लिख सकते हैं। ठीक, अगर इसका नेचर पूछ लिया जाए, क्या प्रकृति इसकी, प्रकृति, तो आप यहाँ पर दो प्रकार से इसको कह सकते हैं। दो प्रकार से कैसे? जब भी दो धनात्मक आवेश होंगे तो आप कह सकते हैं ये दोनों क्या करेंगे, आकर्षण का गुण होगा इनमें, ये दूसरे को आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, सॉरी एक प्लस एक माइनस होगा तो क्या करें, अट्रैक्ट करेंगे। और जब भी सेम हो जाए यानी कि प्लस प्लस हो जाए या फिर माइनस माइनस, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे, ये प्रतिकर्षण करेंगे। ओके, ये हो जाएगा रिपल्स, ये प्रतिकर्षण करेंगे। ठीक, नेचर ये होता है इसका, प्रकृति। अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हम और आगे क्या देखते हैं यहाँ पर कि कभी कभी आपसे क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि 1 कूलाम चार्ज में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलाम चार्ज, एक कूलाम आवेश में, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलाम चार्ज। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलाम चार्ज, तो कैसे करेंगे इसको? तो आपके पास यहाँ पे n इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा क्या, Q बाई E। समझना इस चीज को, यहाँ पर Q की वैल्यू हम रख देंगे 1 कूलाम अपान E की वैल्यू 1.6 10 की पावर -19 अभी हमने आपको बताई है, ये आप देख सकते हैं ऊपर। तो यहाँ पर हम पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, अब कितना हो गया 10। तो यहाँ पर देखो काटेंगे इसको तो आ जाएगा 5, है ना, अपान 8, 2 से कटेगा, 2 5 जा 10 और 2 8 जा 6। अब इसको ये आ जाएगा 10 की पावर ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 18 आ जाएगा, सॉरी 19। अब यहाँ पर थोड़ा सा और कैलकुलेशन कर लेंगे इसका, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.48, 8 दूनी 16, 8 5 40 कट जाएगा। आप 8 से डिवाइड करिएगा, देखिए यही आएगा, और 10 की पावर हो जाएगा 8 कितना 19। अब एक अंक डेसिमल इधर खिसका दीजिए तो 6.25 10 की पावर 18। तो आपका यहाँ से ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1 कूलाम चार्ज में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। तो आप कहते हैं ना 6.25 10 की पावर 18, 6.25 10 की पावर 18 ये होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये था आवेश के बारे में। ठीक, आप इसे अपनी नोट्स में अच्छे से बनाइए, नोट्स लिख लीजिए, और नोट्स हम भी तैयार कर रहे हैं, आपको ज़रूरत हो तो बताइएगा, हम भेज देंगे आपके लिए नोट्स, इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो चलते हैं आगे की ओर। तो अब हम चलते हैं कूलाम्स लॉ की ओर, है ना, कूलाम का नियम। पहला ही यही टॉपिक है आपका, चार्ज के बाद आपका क्या है, कूलाम का नियम। अब देखिए कूलाम का नियम क्या होता है, ये दो चार्ज के बीच लगता है, क्या लगता है, फोर्स, एक लगने वाला फोर्स है। कैसे, अगर हम इसको बना ले, यहाँ पर हम रख दें कोई दो चार्ज,
एक हमने चार्ज इधर रख दिया Q1 और इधर एक चार्ज रख दिया हमने Q2। ओके, एक चार्ज रख दिया हमने Q1, चलो स्मॉल ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है, हमें स्मॉल ले लेते हैं। ये Q1 चार्ज हो गया और ये Q2 चार्ज हो गया। दो यहाँ पर हमने आवेश ले लिए, इनको एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर रख दिया, स्मॉल r मीटर की डिस्टेंस पे हमने इनको रख दिया। ठीक, अब यहाँ पर क्या लगेगा, इन पे लगेगा फोर्स। ठीक, तो होता क्या है, देखो ये लगने वाला जो फोर्स होता है, ये दो टाइप का फोर्स लग सकता है, एक होता है अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन। ठीक, अब समझो, जब आपके दोनों सेम हो जाए, जैसे कि हमारे पॉजिटिव हो जाए यानी प्लस प्लस हो जाए या फिर माइनस माइनस हो जाए, तो वहां पर क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल यानी कि रिपल्सन वाला फोर्स लगेगा। ठीक है, और अगर एक प्लस होता है एक माइनस होता है तो आकर्षण बल लगेगा, अट्रैक्शन वाला। अब यहाँ पर तो यहाँ पर जो इसकी बनती डेफिनेशन वो क्या होती है, इन दो, ये जो लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल होता है, तो आप क्या कह सकते हैं कि इन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी जस्ट प्रोपोर्शनली टू मल्टीपल ऑफ Q1 Q2, दोनों आवेशों के मल्टीपल के प्रोपोर्शनली होता है। ठीक, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि यूनिवर्स प्रोपोर्शनली, इनवर्स प्रोपोर्शनली क्या होता है, ये होता है 1/r²। क्या होता है, 1/r² होता है। इन दोनों को हम मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, नाउ यहाँ पे आप इसको 1 मान सकते हैं, ऐसे इसको आप मान सकते हैं सेकेंड कंडीशन, है ना। तो फ्रॉम 1 and second, from 1 and second we get F proportionally to Q1 Q2 upon r²। यहीं से आपकी डेफिनेशन बनती है। ठीक, डेफिनेशन यही है, हमने जो यहाँ पर लिखा, हमने क्या कहा कि इन दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जो अट्रैक्शन और रिपल्सन जो फोर्स होता है उनके मल्टीपल के क्या होता है, प्रोपोर्शनली होता है, और उनकी जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर का इनवर्स प्रोपोर्शनली होता है। ठीक, अब जैसे हम यहाँ पर प्रोपोर्शनली हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, क्या आता है, कांस्टेंट। ये के कांस्टेंट आ गया Q1 Q2 अपॉन r²। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वेयर के इज कांस्टेंट, जहाँ के क्या है, एक नियतांक, के इज कांस्टेंट, जहाँ पर के क्या है, एक नियतांक है, क्या है, नियतांक है। ठीक, और तो के की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1/4πε0, और इसकी जो वैल्यू होती है 4πε0, इसकी जो वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये होती है इसकी वैल्यू, क्या होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक, ये होती है। तो अब यहाँ पर देखें हम, तो यहाँ पर एक और चीज आई एप्सिलॉन0, इसे बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, है ना। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो हो जाती है एप्सिलॉन0 की वैल्यू क्या होती है, वेयर ये निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन0 है, और इसकी एप्सिलॉन0 की जो वैल्यू होती है, ये फ्री स्पेस की क्या है, विद्युतशीलता है, और इसकी होती है वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12। और देखो ये कांस्टेंट, तो इसकी जो यूनिट उल्टा पलट दो इसी को, तो ये हो जाती है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाती है, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाती है। ठीक, तो हमारा जो ये फॉर्मूला बन के आता है वो क्या होता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल जो होता है वो F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। यही हो जाता है आपका कूलाम्स लॉ, ये हो जाता है कूलाम्स लॉ। ठीक, ये हो गया। आप इतना, इससे बहुत ढेर सारे आपके न्यूमेरिकल लगेंगे, जो आपकी बुक है आप उसे उठा लीजिएगा, इसमें आपको ढेर सारे न्यूमेरिकल मिल जाएंगे यहाँ तक। ठीक है, आप डिफिनेशन लिख लेना जो हमने बताई है, आप रिपीट करके, है ना, तो सही रहेगा। अब तो ये हो गया आपका इतना। अब आपको अगर आवेश दे दे सेम, दोनों आवेश क्या दे दे, समान, तो यहाँ पर की जगह पे क्या हो जाएगा, Q² हो जाएगा, Q की जगह पे क्या हो जाएगा, Q² हो जाएगा। अब कभी कभी वेक्टर फॉर्म भी पूछ लेते हैं, क्या, सदिश रूप। अच्छा, उससे पहले हम क्या निकाल ले, इसकी यूनिट और डायमेंशन, है ना। तो यूनिट तो आपको पता ही है, यूनिट आपने लिखा पीछे, देखो
यूनिट क्या होती है, फोर्स। और फोर्स की यूनिट क्या होती है, तो न्यूटन होती है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, एफ, है ना, यूनिट ऑफ एफ। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। क्या होती है, न्यूटन। शॉर्टकट में आप लिखे, फालतू के टाइम वेस्ट ना करें। जैसा कि हमने बताया आपको यूनिट और डायमेंशन की हमने ऑलरेडी एक लेक्चर बना रखा है, 2 बना दिए थे, आप उन्हें देखकर सीख सकते हैं इसे अच्छे से। यूनिट होती है न्यूटन, ठीक, एफ की। और यूनिट ऑफ किसकी, यूनिट ऑफ 1/4πε0। इसको जो यूनिट होती है वो होती है कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर होती है। इनकी जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, डायमेंशन यानी कि विमा। विमा निकाल लीजिए दोनों की डायमेंशन। तो इसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है mLT⁻²। ठीक, इसकी क्या होती है, mLT⁻² होती है। और इसकी जो विमा होती है 1/4πε0 की, तो इसकी क्या होती है, आप यहाँ से चेक कर देखो, न्यूटन की mLT⁻² हो जाएगी। मीटर स्क्वायर है तो एल स्क्वायर और कर दो साथ में, यानी कि यहाँ पर L³ हो जाएगा। और नीचे Q इक्वल टू IT होता है, कूलाम इज इक्वल टू क्या होता है, एम्पियर सेकेंड होता है। तो AT यहाँ से आएगा, AT ऊपर आएगा तो हम लिख सकते हैं M, ठीक है, L⁻³ M, L⁻³ हो गया, गुड। और T की पावर हो जाएगा -3, क्योंकि ऑलरेडी 2 यहाँ माइनस है, 1 और 2 यहाँ से आ जाएगा तो हो जाएगा 4 हो जाएगा, यस, क्योंकि हम A² और T² आएंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 4 और A⁻², तो ये हो जाएगी इतनी इसकी डायमेंशन। साथ में ε0 भी देख ले, यूनिट ऑफ ε0 है ना, ε0 इसकी यूनिट क्या होती है, इसको उल्टा कर दीजिए, पलट दीजिए, तो कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर डायमेंशन भी इसकी क्या कर दीजिए, पलट दीजिए। तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएंगे और जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से इसकी यूनिट और डायमेंशन हो जाएगी। हाँ, अभी एक पॉइंट और रह गया है, कभी कभी इसका पूछ लेते हैं वेक्टर फॉर्म क्या होती है। जो कूलाम्स लॉ है इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होती है। देखो, वेक्टर फॉर्म 2 प्रकार से लिखी जा सकती है। कितने टाइप से, 2 टाइप से। एक टाइप क्या होता है, पहला टाइप होता है जो वेक्टर फॉर्म होती है इसकी, समझ लेते हैं। वेक्टर फॉर्म सदिश रूप, सदिश रूप। तो वो क्या होता है, तो पहला जो होता है ये होता है कि F, आप ऐसे लिखें, F12 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R³, Q1 Q2 अपॉन R³, और यहाँ पर लिख लीजिए R12 वेक्टर। ठीक, और दूसरी क्या होती है, दूसरी आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि F12, और इसे लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², और यहाँ पर R⁻12। ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। अब इनमें देखो, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर हमने R³ लिखा, बिल्कुल लगेगा क्योंकि लिखा ही है। यहाँ पर आपको लग रहा होगा R², बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर R² ही लिखा है। होता क्या है, R² ही होता है। तो देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो R⁻ होता है ये आपका क्या है, यूनिट वेक्टर है। क्या है, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है एकांक सदिश है। तो हम इसे, इसकी वैल्यू अक्सर 1 ही मानी जाती है। यूनिट वेक्टर की अक्सर क्या मानी जाती है, बट यहाँ पर जो वेक्टर है इसकी वैल्यू होती है निश्चित। तो यहाँ पर इसीलिए R है, तो यहाँ पर ये R है डिस्टेंस, इसीलिए R³ लिया गया। और यहाँ पर ये R है फिर भी ये नहीं है ना, ये है फिर भी ये नहीं है, इसीलिए हम R² ही लिए हैं। तो ये दोनों आपके फॉर्म होते हैं वेक्टर फॉर्म, आप इन्हें अच्छे से लिख सकते हैं। लिख लीजिए अपनी नोट्स में, या फिर आपको याद हो गए तो अच्छी बात है, हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि हम शायद जल्दबाजी में यहाँ पर A की पावर नहीं, भाई ये T की, यहाँ पर T है, आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ था, और यहाँ पर A है ना। इन चीज़ों को आप ध्यान देना, जल्दबाजी में चीज़ें हो गई। तो हाँ, अब सही है, यहाँ पर T की जगह A कर दिया था, A की जगह T, है ना, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर लगा है, बस इसका अपोजिट करना था, पावर माइनस को प्लस करना था, प्लस को माइनस। तो ठीक है।
अच्छा, यहीं पे एक माध्यम का प्रभाव होता है। क्या होता है? माध्यम का प्रभाव, यानी कि जो मीडियम होता है ना, उसका इफेक्ट क्या होता है। देखिए, अगर हम यार यहाँ पे क्या कर लें, अगर हम यहीं पे कर लें, कोई मान लेते हैं कि के एक मीडियम है, तो वहाँ पर जो लगने वाला फोर्स होगा, ऐसे निर्वात में देखा जाए तो क्या हो जाएगा, वायु में, है ना, निर्वात या वायु में। तो अगर माध्यम में देखें, पहले हम समझ लेते हैं माध्यम में, तो यहाँ पर इसको ले लेते हैं माध्यम, यानी कि मीडियम। क्या ले लेते हैं? मीडियम। तो मीडियम में क्या होगा, 1/4πε0, और मान लेते हैं कि उसके माध्यम का अपर्तनांक क्या है, के है ना। तो यहाँ से हो जाएगा Q1Q2/r²। ठीक है। और यहीं पे निर्वात अथवा वायु के लिए ले लें, यानी एयर के लिए, वायु यानी कि एयर के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F ए ले लिया जाए, एयर है तो ये हो जाएगा 1/4πε0। तो के की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना, के की वैल्यू। तो ये हो जाएगा Q1Q2/r²। तो यहाँ से हम इनका रिलेशन निकाले तो हो जाएगा FM/FA, है ना। इनको डिवाइड कर देंगे, FM/FA, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/K। क्या आ जाएगा, 1/K। तो आप यहाँ से देखें तो ये आप कह सकते हैं जो मीडियम का फोर्स होता है वो एयर के फोर्स क्या होता है, एयर का फोर्स हो जाता है आपका, और नीचे माध्यम का ये रिलेशन हो जाता है। तो आप ये भी कह सकते हैं, है ना, क्या हो सकता है कि जो निर्वात क्या कहते हैं, इसका जो फोर्स होता है 1/K गुना हो जाता है। क्या हो जाता है, 1/K गुना हो जाता है। ठीक है, इस पे लगने वाला बल, तो ये हो जाता है इनमें रिलेशन, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार एक वैद्युतशीलता में भी रिलेशन होता है, तो वो क्या हो जाता है, जो माध्यम की वैद्युतशीलता होती है, यानी कि माध्यम कोई भी मान लेते हैं, मीडियम, वो होता है ε0 × K। आप इसको यूज कर सकते हैं निर्वात उसके न्यूमेरिकल के लिए। कहाँ, न्यूमेरिकल पर्पस के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। पॉइंट सेकंड है, ये पॉइंट फर्स्ट है, इसको 2 पॉइंट में अगर डिवाइड कर दे तो। ठीक, अब यहाँ पे माध्यम क्या हो सकता है आपका, माध्यम कई सारे हो सकते हैं, निर्वात हो सकता है, वायु हो सकता है ना। जैसे निर्वात अथवा वायु के लिए के का वैल्यू 1 होता है, इसी जगह पे कागज या तेल वगैरह शायद होता है, तेल वगैरह के लिए होता है 3 होता है, कागज़ वगैरह के लिए 7 होता है, और उसी जगह पे क्या इनफाइनाइट, हाँ धातु के लिए याद रख सकते हो आप, जो धातु मेटल्स के लिए क्या होता है, मेटल्स के लिए के की वैल्यू इनफाइनाइट होती है ना। एयर के लिए आपको पता होना चाहिए क्या होता है, 1 होती है के की वैल्यू। तो ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, आप इन्हें याद रख सकते हैं। ओके, तो इसको लिख लीजिएगा। ये आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माध्यम का क्या लिख सकते हैं ऐसे, माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता बराबर के इंटू निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक, के इंटू निर्वात की वैद्युतशीलता, आप यहाँ पर रिलेशन कह सकते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता का अनुपात जो होता है माध्यम का परावैद्युतांक होता है, ε/ε0 = K। ये भी आप लिख सकते हैं कि माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता का जो अनुपात होता है वो क्या होता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह पढ़ेंगे, सारी चीज़ें और भी आगे की देखेंगे। तो इसके बाद अगले लेक्चर में मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों ने इस लेक्चर को अच्छे से देखा। आई होप यहाँ से आप काफ़ी चीज़ें सीखे होंगे, और अगर आपको अच्छा लगा है पढ़ाने का तरीका तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं।